अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, अगर आप आयरलैंड में मास्टर करना चाहते हो या पीएचडी करना चाहते हो ऑन स्कॉलरशिप, फुली फंडेड स्कॉलरशिप की बेस में पढ़ना चाहते हो विदाउट एनी एक्सपेंसेस, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं यूरोप में पढ़ना, आयरलैंड में पढ़ना, तो ये आपके लिए बेस्ट और परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। अब ये जो स्कॉलरशिप है, इसमें जो स्टूडेंट इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे कम्प्लीटली पहले तो सारी एजुकेशन आपको फ्री में प्रोवाइड की जाती है, और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे 10,000 यूरो आपको सालाना भी दिया जाता है एज ए स्टेपेंड के तौर पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, लाइक आप पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं, पाकिस्तान से अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो मैं अगर इस करेंसी को जो ना पाकिस्तान में कन्वर्ट करके बताऊँ 2p किया, तो ये अमाउंट कितनी बनती है वो मैं आपको क्लियरली यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जी, अप्रॉक्सीमेट ये देखें जी 32 लाख ये जस्ट आपको स्टेपेंड मिलेगा, बाकी बेनिफिट्स सेपरेट है। तो अगर आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए इंटरेस्टेड हैं तो कंप्लीट प्रोसीजर आपको बताने लगा हूँ। अब यहाँ पे अगर आप एलिजिबल होना चाहते हैं, तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट जो नॉन यूरोपियन कंट्री से बिलोंग करते हैं वो एलिजिबल हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं इस अपॉर्चुनिटी के अंडर। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है जी एप्लीकेशन का मेथड। ये आपको डॉक्यूमेंट्स में मिलेगा, वो डॉक्यूमेंट्स में आपको बता देता हूँ कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स और कहाँ से आपने वो लेना है। लेकिन बेसिक अप्लाई करने से पहले यह है कि आपको प्रोफेसर आउटरीच करना पड़ेगा। ठीक है, जो बेसिक चीज़ होती है, लाइक आपकी अगर फर्स्ट स्टेज देखी जाए सिलेक्शन की, जो कि 70 से 60% डिपेंडेंट होती है, वो प्रोफेसर की एक्सेप्टेंस होती है, सुपरविजन के लिए एक्सेप्टेंस होती है। जब आपको कोई प्रोफेसर या सुपरवाइज़र एक्सेप्ट कर लेता है, फिर जाके आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में आप अप्लाई करते हैं तो आप एलिजिबल होते हैं एप्लीकेशन सबमिशन में। लाइक फर्स्ट की स्टेप क्या होता है, प्रोफेसर को आउटरीच करना फॉर एक्सेप्टेंस। उसके लिए ये होता है कि आपको लाइक यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी नोट पैड पे बता देता हूँ। यहाँ पे नोट पैड, अब इसके अंदर जो लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ को आपने विज़िट करना होता है। ठीक है, विज़िट करना होता है। विज़िट करने के बाद उसी सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी में जो आपकी है, जो भी आपने सेलेक्ट किया है, सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम चेकआउट करेंगे। ठीक है, प्रोग्राम चेकआउट करेंगे, प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट रीड आउट करेंगे। ठीक है, प्रोग्राम रिक्वायरमेंट्स रीड आउट करेंगे। उसके बाद एलिजिबिलिटी कंफर्म करना है, ये एलिजिबिलिटी कंफर्म कर लिया है। जब आपको लगे ये तमाम तर स्टेप्स आपने क्लियर कर लिए हैं, लाइक यूनिवर्सिटी भी सिलेक्ट कर ली है, विजिट भी कर लिया है, ठीक है, प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट भी चेक कर लिए और एलिजिबल भी होंगे, फिर उसी सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी के अंडर जो फैकल्टी होगी, ठीक है, फैकल्टी सर्च करनी है आपने। अब फैकल्टी सर्च करने के बाद आपने उसी फैकल्टी के अंडर जो प्रोफेसर होंगे लिस्टेड, उनका जो है ना रिसर्च इंटरेस्ट आपने राइट आउट करना है। रिसर्च इंटरेस्ट। अब जिस भी प्रोफेसर का रिसर्च इंटरेस्ट आपके रिसर्च इंटरेस्ट के साथ मैच कर रहा हो, ठीक है, फिर आपने उस प्रोफेसर को कर लेना जी शॉर्ट लिस्ट। ये शॉर्ट लिस्ट कर लिया मैंने इस प्रोफेसर को। अब रिसर्च इंटरेस्ट तो मेरा मैच हो गया प्रोफेसर के साथ, बिल्कुल परफेक्ट। अब जब हमें ईमेल करने लगेंगे, हम अपने रिसर्च एरिया उस प्रोफेसर के रिसर्च एरिया के साथ अलाइन करके उसको रिक्वेस्ट करते हैं फॉर सुपरविजन। उसके बाद थोड़ी सी एज ए रेफरेंस हम पब्लिकेशन उसकी मेंशन करते हैं। ठीक है, अगर आप पब्लिकेशन मेंशन करते हो या स्पेसिफिक उसका पब्लिश पेपर मेंशन करते हो, तो उस प्रोफेसर को पता लगता है कि जो भी स्टूडेंट मुझसे कांटेक्ट कर रहा है उसने मेरी प्रोफाइल रीड आउट की है, उसके बाद ही उसने मुझसे कांटेक्ट किया है। लाइक एक इम्पैक्टफुल जो ईमेल होती है ना, इन सेक्शन पे मुनहसर होती है। लाइक आप ईमेल करने लगे हैं, पहले उसका रिसर्च एरिया देखें, रिसर्च एरिया के साथ अलाइन करें, अलाइन करने के बाद उस प्रोफेसर को आउटरीच करें। ठीक है, अब लाजमी नहीं कि आपने जस्ट शॉर्ट लिस्टिंग के बाद रिसर्च एरिया मैच के उसको ईमेल कर दिया। आप उसका जो थोड़ी सी पब्लिकेशंस हैं, ठीक है, रिसर्च पेपर्स हैं 2-3, वहाँ से जस्ट उनके टाइटल्स ही देख लें। टाइटल देखेंगे जो रेलिवेंट आपके रिसर्च एरिया के मुताबिक हो, फिर उसको आपने शॉर्ट लिस्ट करना है, उसको एज ए रेफरेंस आपने ईमेल बॉडी पे अटैच करना है। ठीक है, तो एक परफेक्ट ईमेल बॉडी जाके बनती है, और जब प्रोफेसर उसको रीड आउट करता है तो उसको पता लगता है कि जो भी स्टूडेंट मुझसे कॉन्टैक्ट कर रहा है उसने मेरी प्रोफाइल रीड आउट की है। ठीक है, अब ये हो गया कि प्रोफेसर आउटरीच। अब यहाँ पे जाता है जी असेसमेंट प्रोसेस। अब असेसमेंट प्रोसेस किस चीज़ पे होता है, यहाँ पे देखिए जी, आपका एकेडमिक देखा जाता है। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जी, मेरे पास तो 2.8 CGPA, मैं सिलेक्ट होऊंगा कि नहीं होगा, 2.9 है या 3 है, 3.4 है। तो अप्रॉक्सीमेट अगर मैं आपको बताऊँ कि CGPA जो कंसिडर की जाती है अप्रॉक्सीमेट आपकी 30%।
रिमेनिंग 70% आपकी एक रिमेनिंग डॉक्यूमेंटेशन पे डिपेंडेंट होता है, सुपरवाइज़र की एक्सेप्टेंस पे डिपेंडेंट होता है। लाजमी नहीं कि आपकी CGPA कम है तो आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई ही ना करें। इवन आपकी 2.8 है, 2.9 है या 3 है तो आपको कोशिश करनी चाहिए, आपको अप्लाई करनी चाहिए। इवन के रिसेंटली अभी मैंने मेरे थ्रू क्लाइंट ने एप्लीकेशन की थी, सऊदी की थी, जर्मनी में भी की थी। अब जो स्टूडेंट 4x4 वाला था बाज़ औक़ात वो सिलेक्ट नहीं होता, 3.27 वाला सिलेक्ट हो जाता है। अभी रिसेंटली एक बच्चा 3.27 वाला सिलेक्ट हुआ है और 3.89 वाले नहीं सिलेक्ट हुए। तो स्कॉलरशिप अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। कोई भी स्कॉलरशिप आपको लग रहा है मिल रहा है, उसकी जो अगर आपकी प्रोफाइल एलिजिबल है ना, आप उसमें अप्लाई करें। आप ये ना सोचें कि जी मैं अप्लाई करूँगा मेरी सिलेक्शन होगी कि नहीं होगी, जस्ट एलिजिबिलिटी कंफर्म करें और उसमें एप्लीकेशन फाइनलाइज करें। CGPA जितनी भी है नो इशू, लेकिन आपने डॉक्यूमेंटेशन पे एहतियात करना है, डॉक्यूमेंटेशन आपकी अच्छी बनी हुई हो, AI यूज़ ना किया हो, आपकी पर्सनल चीज़ें हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जी सारी चीज़ें उसने मेंशन की हुई है, ठीक है। अब इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं ना, इसकी लास्ट डेट अप्लाई है 12 मार्च 2026, ठीक है, 12 मार्च 2026। तो अब जो है ना आपके लिए परफेक्ट टाइम है कि आप डेडलाइन का वेट किए बगैर, लाइक अभी जनवरी है, नियर टू एंड है, फरवरी और मार्च, मतलब कि 2 मंथ अप्रॉक्सीमेट आपके पास हैं पड़े। तो इन 2 मंथ के दौरान ड्यूरेशन में आप एज सुन एज पॉसिबल जितनी जल्दी एक्सेप्टेंस सिक्योर कर लेंगे उतनी आपके लिए बेनिफिशियल होगा, उतनी ज़्यादा आपके चांसेस आप सिलेक्शन ज़्यादा होंगे। तो विदाउट डिले एज सुन एज पॉसिबल अपनी एप्लीकेशन आपने फाइनलाइज करनी है, ठीक है। अब ये जो स्कॉलरशिप है मास्टर के लिए भी हैं, PhD के लिए भी हैं। लाजमी नहीं कि PhD के लिए, मास्टर वाला भी अप्लाई कर सकते हैं, आफ्टर बैचलर PhD वाला भी कर सकते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं जी हमारे पास तो IELTS नहीं है, हमारे पास जो है ना पब्लिकेशन नहीं है। तो ये जो भी एक स्टूडेंट इंट्री लेवल का होता है, कोई भी प्रोफेसर हो, उससे वो जो है ना इंट्री लेवल स्टूडेंट से ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि उसके बाद 10 से पब्लिकेशन हो, 5 पब्लिकेशन हो, उसके बाद थीसिस वर्क ही इनफ होता है, ठीक है। मेजरली जो आपकी पब्लिकेशन मैटर करती हैं वो करती हैं, पॉइंट्स होते हैं, लेकिन ये नहीं कि वो मैंडेटरी कर दी जाती हैं, ठीक है। वो प्रोफेसर के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो विदाउट पब्लिकेशन, विदाउट IELTS ऑप्शन आप सिक्योर कर सकते हैं, ये चीज़ें मैंडेटरी नहीं होती, ठीक है। इवन कि मैंने ऐसे क्लाइंट्स का भी स्कॉलरशिप सिक्योर किया जिनके पास ना IELTS था, ना जिनकी बेस्ट CGPA थी। फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको पहले एग्जांपल बताई 3.27 वाला विदाउट IELTS। अभी रिसेंटली सऊदी के जो इनटेक से जो अक्टूबर 2025 लास्ट डेट अप्लाई थी, उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं, विदाउट IELTS सिलेक्ट हुए हैं, विदाउट पब्लिकेशन सिलेक्ट हुए हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें कंसीडर नहीं की जाती, ये तमाम तर चीज़ें मैटर नहीं करती, ठीक है। तो जो भी आपको स्कॉलरशिप मिलता है, आप जैसे ही आपको मिलता है ना, एज सुन एज पॉसिबल उसमें अपना एप्लीकेशन प्रोसीजर जो ना प्रोसीड करें, ठीक है। अब यहाँ पे सारी डिटेल मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ जी 29 जनवरी को ओपन होगा। आपने इसका ये नहीं देखना जी 29 जनवरी को मैंने प्रोसीजर कराना है, आप पहले से कॉन्टैक्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं प्रोफेसर को, पहले से अपनी एक्सेप्टेंस सिक्योर करें, ठीक है, एज सुन एज पॉसिबल। लाजमी नहीं कि जब एप्लीकेशन कॉल ओपन होगी तो मैंने प्रोसीड करना है, आप पहले भी इसको प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है। इस वजह से मैंने ये वीडियो अभी बनाई है ताकि एज सुन एज पॉसिबल अपना प्रोसेस आप इनिशिएट करो, एज सुन एज पॉसिबल अब प्रोफेसर को शॉर्टलिस्ट करो, उनको आउटरीच करो, उनको कॉन्टैक्ट करो फॉर एक्सेप्टेंस। क्योंकि कोई भी प्रोफेसर हो, एक प्रोफेसर को भी फाइंड आउट करने के लिए आपके पास 2-3 घंटे लग जाते हैं। लाजमी नहीं कि आपको वहाँ पे बस क्लिक करेंगे वहाँ पे प्रोफेसर मिल जाएगा। तो ये टाइम टेकिंग प्रोसीजर होते हैं, जितना आप थोड़ा सा टाइम लगेंगे उतना आपके ज़्यादा चांसेस ऑफ सिलेक्शन होंगे, ठीक है। अब ये एक डॉक्यूमेंट्स दिया हुआ है, ठीक है, इस डॉक्यूमेंट से आपने क्लिक करना है। ये आपको एक कंप्लीट जो आर्टिकल है ना, इसमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसका ओवरव्यू आपको मिल जाएगा, स्कॉलरशिप की डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिल जाएगा, सारी चीज़ें आपको इसी आर्टिकल पे मिल जाती हैं, ठीक है। अगर आप अपनी चॉइस के मुताबिक, अपनी मर्जी के मुताबिक पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। अब जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, देखिए जी इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, अब यहाँ पे देखिए जी एकेडमिक 40% है, ठीक है। अब एकेडमिक नहीं है उसमें, उसने जो है ना, देखिए जी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, अचीवमेंट्स एंड वर्क एक्सपीरियंस। अब जो भी स्टूडेंट्स होते हैं लाइक जिनके पास बैचलर है, मास्टर है, अब वो कहते हैं जी मैंने तो कोई पब्लिकेशन नहीं की। अब यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं 40% जो मार्क्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपकी एकेडमिक अचीवमेंट्स और वर्क एक्सपीरियंसेस पे है। इसमें उसने कोई पब्लिकेशन का हवाला नहीं दिया कि आपकी पब्लिकेशन होंगी तो हम आपको मार्क्स देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। तो यही चीज़ें होते हैं कि आपकी लाजमी नहीं कि सिर्फ एकेडमिक ही मैटर करे, काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपकी सिलेक्शन में मैटर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एकेडमिक, अब अगर इनको डिवाइड करें तो कम से कम लाइक 12.55 तक बन जाएगा। 12.5 आपका एकेडमिक है, जो आप 18 साल पढ़ते रहे हो, आप 16 साल पढ़ते रहो, उनमें से आप
का जो लिया जाएगा वो 12% लिया जाएगा। फिर अगर आपने कोई अचीवमेंट्स की है, ठीक है, फिर उसका 12%, फिर वर्क एक्सपीरियंस है उसका 12%। तो ये चीज़ें हैं ना कंसिडर की जाती है। अब यहाँ पे देखें जी 15 मार्क्स ये हैं, ठीक है। ये देखें जी, बेनिफिट्स ऑफ बिकमिंग GOS स्कॉलर पर्सनली एंड प्रोफेशनली टू बी HEI टू आयरलैंड, ठीक है। उसके अलावा हाउ दे विल एक्सटेंड, ये कुछ मतलब कि वेयर एप्लीकेंट्स विल बी रिक्वायर्ड टू डिमॉन्स्ट्रेट, ये तमाम तर चीज़ें आपको डिमॉन्स्ट्रेट करनी पड़ेगी। हर सेक्शन के डिफरेंट मार्क्स है, किसी के 15 मार्क्स हैं, 15 मार्क्स हैं, 15 मार्क्स हैं, ठीक है, ये भी 15 मार्क्स हैं। अब यहाँ पे देखिए जी इसके भी दो, अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि रेफरेंस लेटर्स को जस्ट वो मैनर चीज़ें समझते हैं कि ये तो जस्ट रिकमेंडेशन लेटर है, हम किसी भी चैट GPT इधर उधर से टेम्पलेट बना के बस प्रोफेसर का डाटा ऐड करके हम डाल देंगे तो हमारे 15 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। रेफरेंस लेटर्स मैंडेटरी और मोस्ट लाइक क्रूशल डॉक्यूमेंट्स हैं, जितनी अच्छे तरीके से बना हुआ होगा। अगर आप चैट GPT यूज़ करोगे, वो चैट GPT वो डाटा प्रोवाइड करता है जो ऑलरेडी किसी प्राइवेट वेबसाइट पे पब्लिश किया गया हो मल्टीपल टाइम्स। अब वो ये नहीं होता कि आपके लिए यूनिवर्सिटीज़ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको रिसर्च करें, नहीं, या वो जाके एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को जो एक डीप सर्च या जो भी है कि वहाँ पे आपको ऐसा डाटा प्रोवाइड करेगा जो ऑलरेडी उसने किसी को नहीं दिया होगा। तो चैट GPT जो भी डाटा प्रोवाइड करता है वो ऑलरेडी गिवन डाटा होता है, वो रिपीट करता रहता है। अगर आप ये पब्लिकेशन रेफरेंस लेटर्स हैं या कोई डॉक्यूमेंटेशन है, अगर आप उधर से बनाएंगे तो वो आपके लिए वेस्ट ही होगा, ठीक है। कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप बनाने लगे, आपके पास टाइम है पड़ा, एक एक पेजेस का आपको पर्सनल स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, एक पेज का मोटिवेशन लेटर बनाना पड़ता है, एक पेज का SOP बनाना पड़ता है। अब एक एक पेज राइट अप करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन आपने जाना स्कॉलरशिप या बाहर, ठीक है। तो ऐसी स्ट्रगल ना ही करें तो वो आपके लिए बेटर है, आप ऐसे ही टाइम वेस्ट करेंगे। दूसरा यहाँ पे 2 रेफरेंसेस, ये 2 रेफरेंसेस जो मैंने आपको बताया बहुत ही एक क्रूशल डॉक्यूमेंट्स हैं, 15 मार्क्स इधर से भी लिए गए। तो जो आपने, अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे देखिए जी, द एप्लीकेशन मस्ट बी एप्लीकेंट्स ओन वर्क। अब यहाँ पे उसने क्लियरली मेंशन कर दिया। अब किसी पाकिस्तानी स्टूडेंट अप्रोक्सीमेट मेरे पास आते हैं, डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं जी, डॉक्यूमेंट चेक करने, वो सारे AI जनरेटेड होते हैं, फिर कहते हैं ये हमारा स्कॉलरशिप नहीं लगता। डेफिनेटली स्कॉलरशिप कभी भी नहीं लगे जब आप AI जनरेटेड कॉन्टेंट वहाँ पे कंटेंट आप अपलोड कर देते हो, ठीक है। आप लिखते नहीं हो, गाइडेंस ही नहीं होती आपके पास, बस गए चैट GPT को प्रॉम्प्ट डाली, वहाँ से कॉपी पेस्ट करके आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया। अब यहाँ पे उसने क्लियरली मेंशन किया हुआ, ये देखिए जी, द एप्लीकेंट मस्ट बी एप्लीकेंट्स ओन वर्क, कि जो भी स्टूडेंट अप्लाई करेगा उसकी अपनी मोटिवेशन, अपनी डॉक्यूमेंटेशन, सारी चीज़ अपनी होनी चाहिए, कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए जी, इट इज़ ये वाले ये लाइन आप देख सकते हैं कि अगर आप ड्राफ्ट या कोई एप्लीकेशन या कोई ऐसा कंटेंट AI जनरेटर यूज़ करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन कंसीडर ही नहीं की जाती। तो फिर भी अगर आप AI कंटेंट यूज़ करेंगे, फिर आप एक्सपेक्ट करेंगे मेरा स्कॉलरशिप लग जाएगा, तो जस्ट टाइम वेस्ट ही होगा, ठीक है। कोई भी डॉक्यूमेंटेशन हो आप खुद राइट अप करें विदाउट प्लेज, विदाउट AI, ठीक है। हेल्प आउट लें, प्रॉम्प्ट लें, उससे जैसे एक हेल्प आउट होती है, बंदा जैसे एक प्रोफेसर अपने लेक्चर डिलीवर करता है, डिलीवर करने के बाद आप उसको खुद फिर राइट डाउन करते हो। लाजमी नहीं कि वो प्रोफेसर आएगा आपसे कि A to Z यहाँ पे लिखते जाएं, तो अपनी ही थोड़ी सी जो है ना नॉलेज को यूटिलाइज करें और उसी के मुताबिक अपने डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं। अब यहाँ पे देखिए जी, असेसमेंट और अवार्ड प्रोसेस होगा, ठीक है। उसके बाद सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कर दी जाएगी आपकी, ठीक है। उसके बाद यूज़र पर्सनल डाटा, ये कुछ प्राइवेसी का सेक्शन है, ठीक है। अपेंडिक्स, एलिजिबिलिटी, तो लाइक यहाँ पे सारी यूनिवर्सिटीज़ की डिटेल आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये एलिजिबल हायर, अब यहाँ पे जो जैसे कि मैंने आपको बताई थी ना, अब इसके अंदर मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट करती हैं। अब लाजमी नहीं कि ये स्कॉलरशिप का एक स्पेसिफिक पोर्टल है, वहाँ पे जाके जस्ट आपने फॉर्म फिलिंग करनी है, दैट्स इट, आपके स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन सबमिशन होगी। तो इसका ये मतलब है कि अब जो इसके एलिजिबल इंस्टीट्यूशन है या यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपने हर यूनिवर्सिटी को विजिट करना है, अपना प्रोग्राम फाइंड आउट करें, प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट चेकआउट करें, और अगर आपको लगता है उसकी उस प्रोग्राम के रेलिवेंट आपकी प्रोफाइल एलिजिबल है तो आप अप्लाई करें, ठीक है। फिर उसी के अंडर फैकल्टी को विजिट करें, उनको आउटरीच करें फॉर एक्सेप्टेंस। तो उसकी वेबसाइट यहाँ पे दी हुई है, इसको विजिट करेंगे आपको तमाम डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। रेफरी गाइड भी उन्होंने कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जी, रिकमेंडेशन लेटर बनाने का क्या क्या मेथड होता है। पहले तो वो आपके एकेडमिक अचीवमेंट को डिमॉन्स्ट्रेट करें, मेंशन करें, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को मेंशन करें, आपकी पार्टिसिपेशन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में क्या थी वो मेंशन करें, आपका जो स्ट्रॉन्ग रैशनल फॉर परसुइंग देयर स्टडी इन आयरलैंड दैट इंडिकेट्स हाउ a GOS वुड अलाइन विद देयर लॉन्गर टर्म गोल्स
ये अब वो आपको जो है ना एक्सप्लेन करके देगा। अब इसके वर्ड होने चाहिए कम से कम 500 से 700 वर्ड, इससे एक्सटेंड या इससे अबव नहीं होना चाहिए। जो उनकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है आपने एग्जैक्ट वो कंप्लीट करनी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जी, इट इज़ रिकमेंडेड दैट यूर रेफरेंस शुड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब जो आपका रेफरी होगा उसको ये क्वेश्चन फिलअप करने पड़ेंगे। अब कुछ प्रोफेसर ऐसे होते हैं जैसे कि पाकिस्तान में है, उसको हम मैसेज करें वो मैसेज का जवाब तक भी नहीं देते, अगर कर भी दें तो 3 दिन लाइक 4 दिन 5 दिन तक उनका रिस्पांस तक भी नहीं आता। अभी रिसेंटली कुछ क्लाइंट्स थे मेरे जिन्होंने एप्लीकेशन मेरी तरफ से प्रोसीड करनी थी, अब फाइनल सबमिशन पे थी, उनके पास लिंक गया रेफरेंस फिल करने के लिए, उन्होंने उस मैसेज का रिस्पांस देना भी गवारा नहीं किया। लेकिन उसका नुकसान ये हुआ कि एक स्टूडेंट का एक स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ का चांस मिस हो गया, वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रोफेसर की नाअहली की वजह से। अगर वो जस्ट एक लिंक उसको फॉरवर्ड कर देता तो स्टूडेंट खुद भी उसको फिलअप कर सकता है, लेकिन उसने ये तक भी गवारा नहीं किया। अभी रिसेंटली आज की डेट में मैंने एप्लीकेशन की किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी में, उनके प्रोफेसर के पास लिंक गया, लेकिन वो लिंक उन्होंने ना प्रोवाइड किया, ना कॉल पिकअप की, ना मैसेज का जवाब दिया, लेकिन उनका चांस जो है ना मिस हो गया। तो आपने ये माइंड में रखना है, प्रोफेसर आपने वो देना है जो आपको टाइमली रिस्पांस करता हो। ये ना हो कि आप ना वो आपको मैसेज का जवाब दे, ना आपकी वो कॉल अटेंड करे, ठीक है। ऐसे प्रोफेसर्स को आपने अवॉइड करना है, ठीक है। जो आपके प्रोफेसर अच्छे हों, जो टाइमली आपको रिस्पांस कर पाएँ, एटलीस्ट एक दिन में के अंदर ही रिस्पांस कर दें फिर भी बेटर है, ठीक है। तो आपने वो रेफरेंसेस यहाँ पे ऐड करने हैं, ये आपने माइंड में रखना है। उसके अलावा रेफरेंसेस आपने इंग्लिश में राइट करने हैं। अब ये जो होते हैं ना, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं AI जनरेट क्वेश्चन के आंसर्स डाल देते हैं, तो इसी वजह से भी अब इसके 15 मार्क्स हैं। तो आपको क्या लगता है अगर ये 5 क्वेश्चन है 3-3 नंबर्स के हैं, डिवाइड कर लें तो 3-3 नंबर्स के हैं। अगर अभी आप 3 क्वेश्चन ChatGPT को डाल के वहाँ पे आंसर लेके आप सबमिट कर दोगे तो आपको क्या लगता है 15 मार्क्स आपको मिल जाएंगे? डेफिनेटली नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनके पास AI डिटेक्टर ऑटोमेटिकली उनकी जो होती है एक्सटेंशन वो लगी हुई होती है। जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट्स ओपन होता है उनको क्लियरली विजिबल हो जाता है कि ये AI जनरेटेड है, ठीक है। तो ये तमाम तो चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। अब ये 3 मार्क्स है, आप वो खुद राइट अप कर सकता है कि हाउ लॉन्ग यू हैव बीन नोन द एप्लीकेंट एंड व्हाट कैपेसिटी, व्हाट आर योर प्रोफेशनल बैकग्राउंड एंड क्वालिफिकेशंस, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, आप जब खुद राइट अप करोगे तो आपको 15 मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। ये आपने माइंड में रखना है। ये तमाम तो इंस्ट्रक्शन आपने फॉलो करनी है। अगर आप आयरलैंड में वो भी फुली फंडेड स्कॉलरशिप विदाउट बैंक स्टेटमेंट अगर अपॉर्चुनिटी विन करना चाहते हैं, थोड़ा सा अगर आप मेहनत कर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ऐसे यहाँ पे 60 लाख 70 लाख 1 करोड़ बढ़ के जाते हैं सेल्फ बेस्ड एडमिशन पे, लेकिन वो स्टूडेंट भी है जो इंटेलिजेंट है, जो अच्छा काम करते हैं, वो फ्री यूरोपियन कंट्री में पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे सारे, ठीक है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो ये आप खुद भी रीड आउट कर सकते हैं। जो मेजर चीज़ें थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं, ठीक है। ये तमाम तर चीज़ें, इनके लिंक्स भी मिल जाएंगे आपको सारी चीज़ें। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस स्कॉलरशिप के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, PhD करना चाहते हैं या मास्टर करना चाहते हैं, तो सेम इसी प्रोसीजर को फॉलो करके अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। लेकिन बिफोर सबमिशन आप अपने प्रोफेसर को आउटरीच करें। यहाँ पे 29 जनवरी इसकी ओपनिंग कॉल है, लेकिन ये नहीं कि आपने 29 जनवरी का ही वेट करना है, आज से ही इसका एप्लीकेशन प्रोसीजर आप स्टार्ट करें। फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं, ये लिखे हुए पढ़ सकते हैं। इंडिकेटिव एप्लीकेशन फॉर्म लिख सकते हैं, इंडेक्स दिया हुआ है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आप इनको रीड आउट करके अपनी एप्लीकेशन प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।